कैसा रिएक्शन था घर पे? मतलब जब फर्स्ट पता चला कि फर्स्ट रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 1 है पूरे इंडिया में, तो कैसा रिएक्शन था आपका? कुछ कुछ लोगों को लग रहा था फिर भी कि 2,500 में क्या मिलेगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि 2,500 में रैंक्स कहाँ आएंगे। तो आपके सामने ऑल इंडिया रैंक 1 बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जो पीडीएफ मिलती है ना हमारी, वो सेव करके रख लेते तो उनको लगता है कि वो सेव कर लिया तो हो गया काम। तो सर इस तरह से जैसा आपने बताया तो इस तरह वाला तो अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, ओके चलो ग्रेट ग्रेट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द कायरल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कायरल एकेडमी के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा सेशन होने वाला है सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025। जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम हुआ था उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 ऋतिक वर्मा के साथ। जो ऋतिक वर्मा है हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, बहुत सारे बच्चों ने ये बैच परचेज किया था। हमने बैच लॉन्च किया था सीएसआईआर नेट प्लस गेट, और उसमें मैंने दिया था कॉम्बो। और कॉम्बो जो बैच थी वो बहुत पॉपुलर हुई थी, सबने वही बैच परचेस की थी। उसी बैच में ये स्टूडेंट थे ऋतिक वर्मा, और आज ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं विथ ऑल इंडिया रैंक 1। तो आइए जानते इनकी जर्नी, कहाँ से इन्होंने शुरुआत की, कहाँ से पढ़ाई की, और फिर सारी चीज़ें क्या आगे का उनका प्लान रहेगा। ठीक है, तो स्वागत है ऋतिक आपका कायरल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक यू सर, जो आपने मुझे फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। और उसके बाद जैसा आपने रैंक के बारे में अभी बताया कि AIR 1 आई, तो सर ये तो आप लोग की वजह से ही आई है, वरना हम तो कहाँ थे। नहीं, आपकी मेहनत भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिकॉज क्या होता है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बट कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही होते हैं जो टॉप रैंक्स में आते हैं, जिनकी मेहनत होती है, उनकी कंसिस्टेंसी होती है, तो दैट आल्सो मैटर्स। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और कैसा रिएक्शन था घर पे? मतलब जब फर्स्ट पता चला कि फर्स्ट रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 1 है पूरे इंडिया में, तो कैसा रिएक्शन था आपका? सो बेसिकली ये रिएक्शन था कि घर में सब लोग बहुत खुश थे, और जितने भी फ्रेंड सर्किल में, सर कॉलेज में जहाँ से पढ़े थे वहाँ पे लोग, सब लोग काफ़ी खुश थे कि AIR 1 आई है। सारे टीचर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। तो कॉलेज के टीचर्स जो होंगे उनको भी बहुत बढ़िया लगा होगा। जी सर, बिल्कुल। आपके मम्मी पापा, उनकी क्या रिएक्शन, उनको बताया आपने? ये सर, उन लोग को तो जिस दिन परसेंटाइल आए थे तो उस दिन तो रात हो गई थी काफ़ी, और मम्मी पापा सो गए थे। उसके बाद अगली सुबह जब बताए तो वो लोग भी काफ़ी खुश थे कि इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे AIR 1 के लिए, और फाइनली इस बार आ गई। ओके, ग्रेट। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना, स्टूडेंट्स आपका इंटरव्यू देखेंगे और वो जानना चाहते हैं कि कैसे AIR 1 लाया जाए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कैसी पढ़ाई की थी। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, आपका एजुकेशन स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरा तो जन्म यहीं कानपुर में ही हुआ था, और उसके बाद मैंने अपना क्लास 1 से क्लास 5 तक घर के ही पास एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद 6 से 12 एक सरकारी कॉलेज में चले गए थे, इंटर कॉलेज। उसके बाद फिर BSc क्राइस्ट कॉलेज से हुई थी कानपुर में, एंड देन MSc हमारी PPN कॉलेज से हुई थी। तो जब आपने 11th-12th किया तो उस टाइम आपने JEE नीट वगैरह की कोई तैयारी की थी? ये सर, JEE नीट वो तो जैसा 11th-12th के हर बच्चों का यही सपना रहता है, JEE नीट जाएं, करें, फिर IIT जाएं। तो बेसिकली हमारा भी वही सपना था, लेकिन उस समय प्रॉब्लम आ गई थी कि केमिस्ट्री इतनी खराब हालत थी केमिस्ट्री की कि हम बस पास होते थे। उस टाइम पे तो 11th-12th में तो ये होता है कि केमिस्ट्री में रटना पड़ता है ऐसे। ये सर 11th-12th में ये हाल था कि जैसे क्लास 11 में सबसे पहले हम लोग पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आ जाती है, तो उन तीनों सब्जेक्ट में मेरी सबसे खराब केमिस्ट्री थी। जैसे हम ये बता सकते हैं कि उस समय हम लोग के हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे केमिस्ट्री के, 70 नंबर का पेपर हुआ था, और उसमें बस 30 नंबर आए थे, किसी तरह बस जस्ट पास हुए थे। उसके बाद क्लास 12 की बात करें तो बेसिकली क्लास 12 की मार्कशीट का हर जगह रोल रहता है। सो मैंने क्लास 12 में भी कोचिंग की थी, लेकिन समझ में उतना नहीं आया। बस ये था कि रिएक्शन याद कर लें, जितने मेथड है सब याद कर लें, तो वो सब याद कर के क्लास 12 में ठीक ठाक केमिस्ट्री में आ गए थे। अप्रॉक्स जितना याद है मुझे 91 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में। उसके बाद फिर BSc में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे भी एक तो हम लोग पहले हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, उसके बाद हिंदी से बिल्कुल इंग्लिश में जाना, और फिर हिंदी इंग्लिश की बुक्स पढ़ना। सो बेसिकली BSc फर्स्ट ईयर मेरा पूरा इसी में बीता कि हम हिंदी समझने में। यस सर, कि इंग्लिश में किताबें हैं, बुक्स हिंदी में हैं, कैसे समझें। और बैकग्राउंड तो क्लास 11 से ही खराब हो गया था केमिस्ट्री का। सो बेसिकली वहाँ से बिल्कुल BSc फर्स्ट ईयर पूरा मेरा इसी में गया। उसके बाद फिर कोविड टाइम आ गया था, तो कोविड टाइम से भी कॉलेज नहीं चलते थे,
हम लोग की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। अच्छा, कोविड में आपका बीएससी चल रहा था, सेकंड ईयर में थे आप तब? सर जब हम लोग का बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला था, हाँ। तो उस समय कोविड आ गया था। ओके। अब वो कोविड कंटिन्यू रहते रहते पूरी बीएससी समझ लीजिए हम लोग की कोविड में ही बीती है। सो वहां से कॉलेज का कोई सपोर्ट नहीं रहा, ऑनलाइन पढ़ाई भी उस समय नई नई थी तो उतना नहीं हो पाता था। तो इस तरह से ये समझ लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर भी मेरा इसी में गया कि हिंदी इंग्लिश के चक्कर में। उसके बाद बीएससी सेकेंड ईयर में भी ये था कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, ऑनलाइन में सिस्टम क्योंकि क्लास 11 12 और बीएससी फर्स्ट ईयर तो तीनों सब जा चुका है। उसके बाद बीएससी सेकेंड ईयर में ये हुआ कि चलो जो सिलेबस है हमारी यूनिवर्सिटी का बीएससी सेकेंड ईयर का उसको पढ़ लिया जाए। सो बस किसी तरह करके बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े, केमिस्ट्री पास हुए। फिर बीएससी थर्ड ईयर में आए तो बीएससी थर्ड ईयर में भी सेम चीज़ें चलती रहीं कि बस पढ़ ले पास हो जाएं। तो करते 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 ही हुआ। फिर उस समय तो मुझे ये हालत थी बीएससी थर्ड ईयर में कि आईआईटी जैम और नेट गेट इन बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, आईआईटी जैम के बारे में आपको, क्योंकि मेरा यही सवाल होने वाला था कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आईआईटी जैम की तैयारी करते हैं और आईआईटी जैम की तैयारी करने के बाद आईआईटी में जाते हैं और आईआईटी में जाने के बाद टॉप रैंक्स लेके आते हैं। बट आप आईआईटी नहीं गए हो, आपने कॉलेज से किया है, अच्छी कॉलेज से किया है। बट क्या होता है कि जैसे आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में कॉलेजेस को थोड़ा कम हम काउंट करते हैं। तो आपने कॉलेज से करने के बाद भी ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हो। तो मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आईआईटी जैम की आप जब तैयारी की ही नहीं थी या करना ही नहीं था या पता नहीं चला था आपको, क्या मतलब उस टाइम? सर उस समय ये सीन था हम लोग का कि कोविड टाइम आ गया, तब कॉलेज आना जाना होता नहीं था। फिर उसके बाद जो भी पता चला मोबाइल की वजह से पता चला। अब जैसे जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसे एक दिन मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसमें कुछ आर्टिकल्स थे, उसमें ये लिखा था कि एमएससी में एडमिशन के लिए जैम एग्जाम होता है, उनकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 2 दिन पहले बीत चुकी है। तो उससे हमें पता चला कि ये जैम नाम की भी कोई चीज होती है। मतलब जैम का फॉर्म फिल ही नहीं किया था? सर उस समय जानकारी ही नहीं थी और ना केमिस्ट्री की पढ़ाई कुछ थी, तो बस उसके बाद पता चला कि जैम होता है। फिर उसमें धीरे धीरे जानकारी होते होते पता चला कि गेट का एग्जाम भी होता है। और बेसिकली नेट की बात, तो नेट के एग्जाम के बारे में तो पता था कि ये एमएससी के बाद लोग करते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, बस इतना ही पता था। इसके अलावा कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो तो इस तरह से। तो जो केमिस्ट्री एग्जाम की जो आपने तैयारी शुरू की जी, जैसे आईआईटी जेम की तो की ही नहीं थी, नेट और गेट बाद में बचता है, उसके बाद यूपीएससी जो साइंटिस्ट वगैरह सारे एग्जाम्स हम देते हैं आफ्टर द एमएससी। सो जो केमिस्ट्री एग्जाम्स की आपने तैयारी की, उस केमिस्ट्री एग्जाम की तैयारी की शुरुआत कब से हुई? मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हुई या थर्ड ईयर में हुई या एमएससी फर्स्ट ईयर में हुई? कहाँ से आपको कि नहीं मुझे अभी केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करना है? क्योंकि शुरुआत हमारी ऐसी थी, शुरुआत जैसे आपने बताया कि 11th में हमें केमिस्ट्री मतलब बहुत ही वीक सब्जेक्ट लगता था। Yes. और आज सीएसआर नेट केमिकल साइंस में जो केमिस्ट्री में सबसे हाई लेवल की एग्जाम है उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 है आप। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम शुरुआत कैसे करें, हमें तो 11th 12th में खराब था, बीएससी में प्रॉब्लम थे, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मतलब कैसे शुरुआत आपकी हुई उसको थोड़ा बताइए, आपकी जर्नी लर्निंग ऑफ केमिस्ट्री। सर लर्निंग ऑफ केमिस्ट्री में मेनली यही था कि घर में ये कहा गया था कि बीएससी कर लेना। सो करते करते फर्स्ट ईयर तो हिंदी इंग्लिश के प्रॉब्लम में गया, सेकेंड ईयर भी ऐसे ही गया। थर्ड ईयर में जब वो पता चला कि जैम का एग्जाम होता है, ये भी कुछ है, इससे भी हम आईआईटी जा सकते हैं, तो फिर ये लगा कि जेई नीट के थ्रू नहीं जा पाए तो एक ये मौका हो सकता है हमारा आईआईटी में जाने का। सो फिर वहां से शायद सितंबर अक्टूबर जब भी फॉर्म की डेट आती हो सितंबर, तो वहां से हमें लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, आईआईटी का एक सपना फिर देखने लगा। फिर वहां से धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट की। तो सबसे पहले तो बेसिक खराब थे, तो बस ये लगा कि बेसिक हम पढ़ें या फिर अपनी एमएससी मतलब बीएससी के साथ जाएं। सो ये हमने किया था कि उस समय बीएससी में हमारे जो चैप्टर थे उनको ये किया था कि थोड़ा अच्छे से पढ़ लें कि कम से कम हमारा बीएससी भी निकल जाए और तैयारी के नाम पे एक स्टार्ट मिल जाए। फिर उसके बाद बीएससी के एग्जाम हुए, अच्छे खासे बीएससी में नंबर बन भी गए, अप्रॉक्स 81% बन गए थे बीएससी तीनों मिला के बीएससी ग्रेजुएशन में। उसके बाद फिर बीएससी थर्ड ईयर खत्म हो गया, फिर एक गैप मिला एमएससी के एडमिशन तक का। सो जब बीएससी हमारा खत्म हो गया उसके बाद हमने फिर से तैयारी स्टार्ट करी क्लास 11 के लेवल से कि केमिस्ट्री क्या है, उसमें क्या क्या चैप्टर आते हैं, किस तरह। अच्छा, मतलब बीएससी तक स्ट्रगल चल रहा था? सर बीएससी थर्ड ईयर बस पास हो गए थे और केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री उतना कुछ नहीं था। मेनली जो आती थी तो मैथ सबसे अच्छी आती थी,
ओके। तो वहां से फिर स्टार्ट किया कि चलो क्लास 11 से शुरू करते हैं कि बेसिक ही कम से कम क्लियर हो जाए, एमएससी करने जा रहे हैं। तो वहां से फिर धीरे धीरे चालू किया। तो करते करते फिर जब एमएससी में एडमिशन हुआ तो तब तक इतना फ्लो बन गया था, बेसिक कुछ चैप्टर क्लियर हो गए थे। फिर एमएससी में आए तो एमएससी का हम लोग का सिलेबस अच्छा खासा रहता ही है। तो हमने ये किया कि एमएससी के हमारे सिलेबस में जो भी चैप्टर है उनको एक एक चैप्टर उठाएं और पूरे पूरे सेमेस्टर बस वही चलता ही रहता था कि एक चैप्टर है तो वो 6-6 महीने तक एक एक चैप्टर पढ़ा हमने। 2 चैप्टर है, जैसे 4 पेपर हम लोग के एमएससी में थे, फर्स्ट ईयर में। हाँ। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर थे। ओके। सो उनमें 4 पेपर में से 2 या 3 पेपर ही अच्छे से पढ़ते थे हम। तो उन्हीं को पूरा 6-6 महीने तक पढ़ रहे हैं। और टाइम का भी बस ये था कि सुबह कॉलेज जाना रहता था, 10 से 4 हम लोग का मेनली कॉलेज चलता था। और उससे 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद का घर से आना जाना, तो उसमें चला जाता था। मेनली टाइम मिलता था रात में 2 या 3 घंटे का ही। सो उन 2-3 घंटे में अच्छे से पढ़े करे। और पढ़ने का भी ये था कि मेरा ये नहीं रहता था कि अरे नेट देना है, गेट देना है, हमें इतना सिलेबस कवर करना है, ये कुछ नहीं था। बस ये था कि एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से समझ लो कि उस चैप्टर में कुछ रह ना जाए कि ये हम रह गया, ये नहीं रहा। सो आपकी केमिस्ट्री की जो लर्निंग थी, जो CSR नेट केमिस्ट्री, जैसे कि आपने पहले बताया कि 11th-12th में थोड़ा वीक था केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर आते आते हिंदी इंग्लिश में टाइम चला गया। तो एग्जैक्टली केमिस्ट्री की लर्निंग कब स्टार्ट हुई? सर एग्जैक्ट लर्निंग हमारी बीएससी खत्म होने के बाद ही स्टार्ट की थी। ओके, मतलब बीएससी खत्म होने के बाद छुट्टियों में? यस सर, बीएससी खत्म होने के बाद एमएससी के एडमिशन स्टार्ट होने के पहले तक एक 3-4 महीने का हमें टाइम मिल गया था। तो उस टाइम पीरियड में मैंने अपनी केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट की थी। तो जो IIT JAM का एग्जाम था वो आपने मतलब पढ़ाई की थी, उसके आपने स्टार्ट किया सर था? जब ये पता चल गया कि जैम से भी हम IIT जा सकते हैं तो उसके बाद ये लगा कि चलो ट्राई करते हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये रहा कि एमएससी में एडमिशन ले लिए, फिर जो होगा आगे देखा जाएगा। तो आपने IIT JAM का पेपर दिया था फिर? नहीं सर, पेपर दोबारा फिर नहीं दिया। फिर ये था कि तैयारी नहीं, फर्स्ट टाइम दिया था 3rd ईयर में? नहीं सर, 3rd ईयर में दिया ही नहीं था। फॉर्म जब खत्म हो गए थे तब पता चला कि हमारा ये भी फॉर्म होता है। हाँ, बट पेपर दिया नहीं था, बट प्रिपरेशन आपने किया था? सर जब पता चल गया कि IIT जाने का मौका है तो प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद जब एमएससी में एडमिशन लिया तो उसी फ्लो में चलते रहे। सो एमएससी में एडमिशन जब आपने लिया था उससे पहले मतलब आपका कहीं ना कहीं प्रिपरेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका था? जी सर। तो जैसे बहुत सारे बच्चों का एक सवाल मुझे हर बार आता है कि सर एमएससी के साथ कैसे प्रिपरेशन किया आपने? एमएससी के साथ पूरा पढ़ाई किया है जी। तो एमएससी के साथ प्रिपरेशन करने का क्या फायदे होते हैं और एमएससी के साथ प्रिपरेशन कैसे करें, थोड़ा एक बार इसके बारे में गाइड कर दीजिए। जी सर, जैसा कि एमएससी में हम लोग भी जानते हैं कि एमएससी का सिलेबस और नेट का सिलेबस अप्रॉक्स आस पास ही रहता है, बल्कि एमएससी में कुछ ज्यादा रहता है। कुछ चीजें जैसे कुछ चैप्टर होते हैं जो एमएससी में ही रहते हैं, नेट गेट के सिलेबस में अपने नहीं रहते हैं। यस। सो हम ये करते थे कि जब हमारा एमएससी का सेमेस्टर स्टार्ट होता था उसमें से 4 पेपर रहते थे हम लोग के, उनमें से ही कुछ सेलेक्टेड चैप्टर उठा लिए, उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक या जहां से भी मटेरियल मिल जाए उसका वो पढ़ रहे हैं। इससे हमारा ये होता था कि हमारा एमएससी का भी तैयारी हो रही है और इसके साथ नेट के अकॉर्डिंग तैयारी हो। सेम स्ट्रेटेजी मैं भी फॉलो करता था जब मैं एमएससी में था ना। जैसे फर्स्ट सेम में समझो रिएक्शन मैकेनिज्म है, सेकंड सेम में रिएजेंट से, फर्स्ट सेम में थर्मोडायनेमिक्स से, क्वांटम है, सेकंड सेम में फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैं क्या करता था ना कि जब भी जो चैप्टर होता था, लाइक क्वांटम में, थर्मोडायनेमिक्स से 2 चैप्टर हो गए, फिजिकल में, ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म, बाकी और एक चैप्टर रिएजेंट्स वगैरह हो गया, इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर हो गए। तो मैं वो जो 6 चैप्टर था वो बहुत बेहतरीन करता था। और जैसे मुझे बहुत बार स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर एमएससी के साथ पढ़ाई कैसे करें, तो मेरा सजेशन ये होता है कि आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेस कर लो। रिकॉर्डेड कोर्स के साथ क्या करो, एमएससी में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ो ही, उसके साथ साथ वो चैप्टर्स आप रिकॉर्डेड कोर्स से भी करो जो CSR नेट के लिए होते हैं। तो इसकी वजह से जो प्रिपरेशन होता है ना, उसको प्रिपरेशन में अच्छा खासा बूस्ट मिलता है। जैसे आपने कहा कि मैंने एमएससी में ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। जब आप एमएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, एमएससी का चल रहा था, तभी आपने नेट का प्रिपरेशन कर लिया था। तो इस नेट के प्रिपरेशन के दौरान आपको एमएससी में भी फायदा हुआ होगा? जी सर, बिल्कुल एमएससी में काफी अच्छा फायदा हुआ था। और ये हम कह सकते हैं कि हमने जो नेट गेट की प्रिपरेशन अकॉर्डिंग की थी तो उस वजह से मैं एमएसटी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी में।
और इस वजह से मुझे माननीय राज्यपाल जी से 3 गोल्ड मेडल भी मिले थे। यहाँ पे हम वो फोटोज भी आपने जो मुझे भेजे थे वो हम लगा देंगे, सब लोग देख सकते हो। एमएससी में भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 13, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 1। तो बहुत ही मतलब जैसे जर्नी है इनकी, मुझे तो मतलब इस चीज़ में मैं स्टार्टिंग में इतनी सिचुएशन थी कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट था, फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। बीएससी फर्स्ट ईयर में जब शुरुआत हुई तब तक हिंदी इंग्लिश में 1 साल चला गया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो बिल्कुल बेसिक्स क्लियर नहीं है, हमें करने हैं। तो देखो आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे यही सोचते रहते हैं कि मेरा तो 11th-12th खराब हो गया, मेरा तो बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं सर, मुझे कैसे करूँ। और यही सेम जो सिचुएशन इनके सामने थी, और ये ऑल इंडिया रैंक 1 ला के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जैसे आपने कायरल एकेडमी का जो कोर्स लिया था जी, वो एमएससी में थे आप तब? जी सर, बिल्कुल एमएससी में थे उस आप समय। सेकंड ईयर में थे तब? फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर? ये सब एमएससी में सेकेंड सेमेस्टर अप्रोक्स चल रहा था, मार्च का महीना था। अच्छा, तो बीएससी हाँ मार्च में ही। ये सर मार्च का था, तो एमएससी में सेकेंड सेमेस्टर में थे। फिर वही आपने बैच लॉन्च किया था, हाँ। तो उसमें पहले बैच में इनरोल किया था हमने। तो जैसे कि बहुत सारे कोचिंग्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे कोचिंग्स हैं अभी। कुछ कोचिंग्स पुराने हैं, कुछ कोचिंग्स नए हैं। हम तो तब नए थे जी, मतलब 7 मार्च को हमारा फाउंडेशन डे होता है, 7 मार्च को हमने कोचिंग स्टार्ट की थी, और अप्रोक्स उसी दिन हमने बैचेस भी लॉन्च किए थे, उसी दिन हमने स्टार्ट की थी जर्नी कायरल एकेडमी। तो जैसे आपने वो पहले बैच में एडमिशन लिया था, तो आपका क्या चॉइस था कि जैसे कायरल एकेडमी में ही लेना है, ये कैसे मतलब आपका डिसाइड हुआ था? सर चॉइस ये थे कि एक तो सबसे पहले कम फीस में आप लोग का बैच दे रहे थे, इसके अलावा जितनी फैकल्टी थी उन सभी का बैकग्राउंड देखा, सब मतलब एक्सपीरियंस टीचर और इस तरह की चीज़ें थी। सो इसलिए मैं कायरल एकेडमी के साथ जाना प्रेफर किया था। देखो सबसे पहले बात की, जिन्होंने जो कहा अफोर्डेबल फीस थी, उस टाइम पे फीस 2500 थी, और आज भी अगर आप लाइव कोर्सेज की एडमिशन करते हो तो उसमें भी 2500, अभी भी हमने वही कॉस्ट रखा है। बीच में हम थोड़ा इंक्रीज किया था कॉस्ट, उसके बाद फिर हमें लगा कि चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए। जी सर। तो हमने फिर उस 2500 कॉस्ट में ही कोर्सेज दे रहे हैं। जो लाइव बैचेस होते हैं उनको हम अभी भी वही कॉस्ट रखा हुआ है, और इंडिया में सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि जैसे एक कोर्स मिलता है, एक कोर्स मिलता है 8000 का, एक कोर्स मिलता है 3000-2500 का हमारा। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट होता है कि इज इट कोर्स, मतलब आपको क्या बेनिफिट हुआ, मतलब क्या ये कोर्स वर्थ है लेने के लिए, ये बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई अगर 8000 की चीज़ है तो वो ज़्यादा अच्छी होगी ऐसा लगता है किसी किसी को, और 2500 की चीज़ कम होगी। तो इसमें थोड़ा आप क्लेरिफिकेशन, मतलब आप बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस कम है तो वो चीज़ खराब हो। इसमें ये हो सकता है कि मार्केटिंग कॉस्ट इसमें कम हो गई हो इस तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10,000 का बैच ले रहे, 15,000 का ले रहे और एक बैच मिल रहा है 2,500 3,000 में, तो उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। मेन चीज़ रहती है कि टीचर का कंटेंट कैसा है। सो इसलिए हम तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि कॉस्ट के साथ आप जाएं, आप कंटेंट के साथ जाएं। सारे टीचर्स कायरल एकेडमी में जो पढ़ाते हैं, जैसे छात्रा सर कह लो, मैं खुद पढ़ाता हूँ, एसके सर देख लो, सारे एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाते हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं, टॉप रैंकर्स टीचर्स पढ़ाते हैं। और मतलब ऐसे कोई नॉर्मल टीचर आपको नहीं मिलेगा। मैंने जब भी एकेडमी के बारे में बात की, तो मैंने कभी भी टीचर्स के केस में कभी कॉस्ट कटिंग नहीं। जैसे बिजनेस होता है तो क्या होता है कि बिजनेस में कॉस्ट कटिंग और मैनेज करना पड़ता है जी। तो मैंने कभी टीचर्स के केस में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया पैसे के बारे में। तो मेरा ये एक चीज़ था, पहले दिन से मैं ये बोलते आ रहा हूँ, और ये एक अच्छा चीज़ करना था बच्चों के लिए, और इसी इंटेंशन से आए थे। कुछ लोगों को लग रहा था फिर भी कि 2,500 में क्या मिलेगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि 2,500 में रैंक्स कहाँ आएंगे। तो आपके सामने ऑल इंडिया रैंक 1 बैठे हैं, पहले बैच से है, ऐसे नहीं कि भाई कुछ अलग से चीज़ें की हुई है, पहले बैच से है, और लगातार एक्टिव। मतलब पहले दिन से जैसे उन्होंने एडमिशन लिया था, 15-20 दिन बाद ही हमारी चर्चा शुरू हो गई थी, इंटरेक्टिव थे बहुत ही ज़्यादा। तो हर केस में उनका इनपुट भी था, कहीं कहीं पे उनके इनपुट भी थे कि सर ये ऐसे भी होना चाहिए, मतलब अच्छे इनपुट थे, और हमने वो इम्प्लीमेंट भी किए, और बहुत सारा डिस्कशन किया और बहुत सारी मेहनत की। ऑब्वियसली बात है उन्होंने बहुत मेहनत की, बट एक हमारा भी उसमें गाइडेंस रहा है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ऑर्गेनिक कह लो, इनऑर्गेनिक कह लो, फिजिकल कह लो, बेस्ट कंटेंट हमने दिया उस टाइम पे। पहली बैच थी हमारी,
फिर भी हमने एक बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की थी। ठीक है, बेस्ट ही कंटेंट डिलीवर किया था। जो लोगों ने 10-10 साल 15-15 साल जिनके कोचिंग्स को हो गए, वो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे थे। उस टाइम पे हमने स्टार्टिंग में पहले बैच में वो चीज़ की थी। तो आपका क्या सजेशन रहेगा बच्चों के लिए कायरल एकेडमी कोर्स के रिगार्डिंग? मतलब क्या होता है, डाउट होता है तो वो क्लियर होना चाहिए थोड़ा। तो सजेशन यही रहेगा कि आप लोग अगर कायरल एकेडमी के साथ जाएं तो उसको फॉलो भी करें, बैच लेने के बाद उसको अच्छे से फॉलो करें, और आप अपने तरफ से भी एफर्ट लगाएं कि चैप्टर पढ़ लिए तो अपना रिवीजन कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जो जो चीज़ें हैं वो आप अपने भी एफर्ट लगाएं। केवल कोचिंग पर ही डिपेंड रहना कोई अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ऑफलाइन कोचिंग जब होता है ना, तो ऑफलाइन कोचिंग में ये, ऑनलाइन कोचिंग में ये है। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, इन्होंने अगर नहीं किए क्वेश्चंस तो मैं इनको पकड़ के बोलूंगा कि भाई क्यों नहीं किए। ऑनलाइन में ये है कि आपको असाइनमेंट खुद करने पड़ेंगे, आपको प्रीवियस ईयर खुद करने पड़ेंगे। हम प्रोवाइड करेंगे आपको सारी चीज़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। ऑनलाइन में ये होता है कि आपको खुद भी बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। हम हमारे जी जान लगा के आपको पढ़ाएंगे, बट आपको ऑनलाइन में घर से कुछ काम करने होते हैं, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट। ये 3 चीज़ें अगर आप अच्छे से करते हो तो रिजल्ट आपके सामने ही आपको दिखाई दे रहा है। अभी एक क्वेश्चन मेरा ये है रिगार्डिंग, जैसे कि प्रिपरेशन के, हम प्रिपरेशन पे आ जाते हैं, सीएसआर नेट के प्रिपरेशन पे। तो जैसे सीएसआर नेट की जो आपने तैयारी की थी, इसमें आपने कोई बुक्स वगैरह फॉलो किए थे? सर बुक्स फॉलो कोई नहीं की थी मैंने, सारा कोचिंग पे डिपेंडेंट था, कोचिंग और नोट्स पे अपने जो, कोचिंग नोट्स एंड टीचर्स। और जो नोट्स आप, जैसे कि हम जो पढ़ाते थे जी। वो सारे नोट्स आपने मतलब सारे लिखते थे? मतलब नोट्स बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जो पीडीएफ मिलती है ना हमारी, वो सेव करके रख लेते तो उनको लगता है कि वो सेव कर लिया तो हो गया काम। तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई खुद जब तक हाथों से नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपका थोड़ा इसके बारे में एक्सपीरियंस बताइए। सर मेरा भी ये रहता था कि अपने नोट्स अपने हाथ से ही होने चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अपने नोट्स खुद के हाथों से बनाओ, अच्छे से नोट्स लिखो, अच्छे अच्छे, ऐसे नहीं कि हर डिज़ाइन ही बनानी बढ़िया से, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जो एमएससी के साथ सीएसआर नेट की तैयारी होती है, क्योंकि एमएससी का भी अच्छा खासा हेक्टिक शेड्यूल होता है। जी सर। तो सीएसआर नेट की तैयारी एमएससी के साथ कैसे मैनेज करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर सीएसआईआर नेट की तैयारी मैनेज करना मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आराम से हो जाएगा। जैसे मेरा ये शेड्यूल रहता था कि सुबह 10 से 4 कॉलेज रहता था, और उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का वो टाइम हटा दीजिए आने जाने का। उसके बाद हमें रात में ही टाइम मिलता था 2 घंटे 3 घंटे, तो उसी बस 2-3 घंटे की पढ़ाई में ही नेट की प्रिपरेशन की थी मैंने। अच्छा, एमएससी के दौरान? जी सर। हाँ, बट जो एमएससी में आप पढ़ते हो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे मैटर करती है। यस सर। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि ऑल इंडिया रैंक पहले 13 थी, उसका भी हमने इंटरव्यू किया था कायरल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। और 13 के बाद ऑल इंडिया रैंक 1 जीआरएफ में। तो इस बीच में ऐसी क्या सीक्रेट्स है कि जो 13 से लेके आपको एयर 1 तक लेके गया? सर सीक्रेट में ये है कि AIR 13 जब आई थी तो उस समय जुलाई था, लगभग 1.5 साल पहले की बात है। हाँ। तो उसके बाद एक काफ़ी टाइम पीरियड मिला, तो उस टाइम पीरियड में ये नहीं था कि दिन भर पढ़ रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करे, ये करे वो करे। जो चैप्टर पढ़े हुए थे उनको ही अच्छे से रिवाइज किया, उनकी चीज़ों को समझा। जैसे कोई फॉर्मूला है फिजिकल का, तो उस फिजिकल के फॉर्मूले को समझा कि वो फॉर्मूला क्या कहना चाहता है और उस पर क्या क्या हम सवाल बना सकते हैं। अगर मैं टीचर होता उसकी जगह कि मुझे सवाल सेट करना है, तो उससे हम क्या क्या सवाल बना सकते हैं। सो मेनली जितना सिलेबस मेरा कवर था उन चैप्टर को ही इस तरह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सॉल्व किया। और इसके अलावा कुछ 1-2 चैप्टर बचे थे तो उनको भी कंप्लीट किया। और उसके बाद साथ में PhD चलती रही, साइड में अलग अलग एग्जाम भी जो आए उनमें कभी लग जाए कभी कुछ हो। सो इस तरह से था। बस ये था कि दिन में 1 या 2 घंटे ही पढ़ना रहता था। आपने ब्रेक लिया था या आप लगातार पढ़ रहे थे? मतलब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि नेट क्वालिफाइड हो गया, अभी 3-4 महीने ब्रेक ले लिया सर, और उसके बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ऐसे कुछ था या आपने कंसिस्टेंटली रेगुलर पढ़ते रहे? सर कंसिस्टेंटली रेगुलर पढ़ने का बस इतना ही था कि हाँ दिन में 1 घंटा उठा लिए, कुछ भी कोई चैप्टर उठा लिए, देख रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या फॉर्मूले हैं। मेनली फिजिकल के फॉर्मूले नहीं याद होते थे मुझे। सो कुछ कभी कभी टाइम उन पे दे देते थे। और उसके बाद मैंने PhD में भी इनरोल कर लिया था, तो PhD कोर्स वर्क की क्लासेज और ये सब मैनेज करना काफी मुश्किल हुआ था। तो इस तरह से करते गए
और मेनली सबसे पहली बात ये थी कि दिन भर पढ़ना नहीं है, कि 1-2 घंटे पढ़ना है, लेकिन वो सॉलिड पढ़ना है, प्रोडक्टिव पढ़ना है। ओके, फोकस के साथ प्रॉपरली उसमें हमें जी टाइम सर। देना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है कि कभी कभी नेट में, जैसे आप देखते हो नेट के सवाल आते हैं, जी अब नेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो फर्स्ट बार में आपको देखने के बाद सॉल्व ही नहीं होंगे, जी और वो जब पेपर हो जाता है उसके बाद तो वो पीडीएफ हमें आ जाती है हमारे पास। तो उन क्वेश्चंस को देख देख के बहुत सारे बच्चे डरते हैं। मतलब जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में ऑर्गेनिक के, उसमें से पार्ट सी में से 20 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चन तो सॉल्वेबल होते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो सॉल्वेबल नहीं होते। जी तो वैसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में कैसे टैकल करते हो? उनको उन पे लड़ते हो उनके साथ, मतलब अटेम्प्ट करने की फुल कोशिश करते हो, या फिर आराम से चलने देते हो, मतलब उसको इग्नोर करके दूसरे टॉपिक्स पे आप फोकस करते हो? सर, जैसा कि आपने कहा कि ऑर्गेनिक में 20 सवाल आ रहे हैं तो 20 करना है। कभी भी हमें ये बात अपने ईगो पर नहीं लेनी है कि हमें ये चैप्टर, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ के गए हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के जितने सवाल पेपर में आए हमें सब करना है, ये कुछ नहीं है। जो सवाल आसान है आप उनको करिए, इसके बाद आपके पास बाकी के चैप्टर्स भी हैं, उनके साथ जाइए, और जब आप एक बार देख लें आपके सवाल पूरे नहीं हो रहे हैं, उसके बाद फिर उसमें अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब बैलेंस वे में चलना चाहिए। यस सर। आपका जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छा होता है, जी फिजिकल किसी का फिजिकल इनऑर्गेनिक अच्छा होता है किसी किसी का। जी तो आपका कुछ ऐसा था कि मेरे 2 सब्जेक्ट ये अच्छे हैं और तीसरों में थोड़ा कम करूंगा, ऐसा कुछ था आपका? सर, मेनली हमने ऐसा कुछ नहीं रखा था, ये था कि तीनों को लेके चलना है। कि अगर कोई, जैसे फिजिकल में मेनली ये रहता है कि न्यूमेरिकल आते हैं तो एक टाइम टेकिंग ऑप्शन हो जाता है, कि उसके जगह अगर हम कोई दूसरा सवाल करेंगे तो हम आधे मिनट 1 मिनट में उसका आंसर निकाल देंगे। अगर न्यूमेरिकल के साथ जाएंगे तो कैलकुलेशन की वजह से 2 या 3 मिनट हो जाएगा। Okay. ये हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक में ही बात करें तो ऑर्गेनिक में कभी कभी इस तरह के रिएक्शन आ जाती हैं कि जिनको सॉल्व करने में 3 मिनट 4 मिनट चला जाता है। तो ऐसे सवाल को स्किप करके हम उन सवाल के साथ जाना चाहेंगे जिनमें कम टाइम लगे और कम टाइम में हम ज़्यादा अप्रोच कर सके पेपर में। और नेट के एग्जाम में हम लोग के पास ऑप्शन रहता ही है। पार्ट सी की बात करें तो 60 में 25 करने हैं, तो उस अप्रोच से चलना चाहिए कि हमें 60 में केवल 25 करने हैं, 60 में हमें 40 करने हैं, 50 करने हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब अटेम्प्ट तो 25 ही हो पाते हैं जी। तो उस पे ही हमें फोकस करना चाहिए। जैसे बच्चे जानना चाहते हैं, बच्चों की तरफ से सवाल है कि एक टॉपर जो होता है, ऑल इंडिया रैंक 1 जो होता है, वो जो प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया है, प्रिपरेशन जब कर रहा है, मतलब स्टार्ट किया और फिर प्रिपरेशन रेगुलर, क्योंकि एक बार तो आपको टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जी। तो प्रिपरेशन जब कर रहा है तो उसका आइडियल डेली रूटीन क्या होना चाहिए फॉर द ऑल इंडिया रैंक 1? सर, अगर AIR 1 के लिए बात करें तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस तो ज़्यादा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही क्योंकि है। AIR 1 के लिए सिलेबस मैक्सिमम कवर होने के बिना जरूरी नहीं है कि आप AIR 1 ले आए। सो ये है कि आप चैप्टर अच्छे खासे करिए, 2-4 चैप्टर तो छोड़ ही देते हैं हम लोग, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, वो तो सभी छोड़ते हैं। एक ये था एनालिटिकल। ऑर्गेनिक में देखा जाए तो मेरा बायोमोलिक्यूल्स में बायो की वजह से वो छोड़ दिया। और फिजिकल में जाए तो ये फिजिकल में जैसे सरफेस केमिस्ट्री के जैसे सवाल आते हैं तो सरफेस केमिस्ट्री हम छोड़ के जाते थे। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स की हुई है, लेकिन उसमें इतना फॉर्मूले और इन सब चीज़ों की वजह से टाइम टेकिंग रहता है, सो मेनली थर्मो भी छोड़ देते थे। स्टेट थर्मो तो कर लेते थे क्योंकि उसमें फॉर्मूले बेसिक सवाल आते थे। हाँ, उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज है बट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं फॉर्मूले बेस होने की वजह से। यस सर। तो आइडियल रूटीन जो होता है, रूटीन मतलब सुबह से शाम तक क्या होना चाहिए? सर, सुबह से शाम तक ऐसा जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसा नहीं कॉलेज कर रहा है, फुल टाइम जब प्रिपरेशन अगर कर रहा है। सर, अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेनली आपको अलग अलग स्लॉट में पढ़ना चाहिए। जैसे सुबह 2 घंटे पढ़ लिए, दिन में पढ़े 2 घंटे, फिर रात में 2 घंटे पढ़े। अगर आप 6 घंटे पढ़ना चाहते हैं, अगर 9 घंटे है तो 3-3 घंटे कर लीजिए, या 2-2 घंटे के अलग अलग स्लॉट कर लीजिए। क्योंकि लगातार 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता मेरे अकॉर्डिंग, कि आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, बस ये आप अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं कि हमने सिलेबस कवर कर लिया। तो सिलेबस कवर करने पे ना जाइए। 4 घंटे पढ़ लिया, कभी कभी ये होता है ना, टाइमिंग की वजह से भी हमें लगता है यार 4 घंटे पढ़ लिया मैंने, बताने के लिए सही होता है। नहीं सर, ये तो फिर बस वही है कि आप कहने की बातें हैं। लेकिन जितना भी आप पढ़िए, 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो बस 1 घंटे में जितनी चीजें पढ़ी हैं वो अच्छे से हो जाए। अगर टॉपिक के साथ जा रहे हैं तो एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एप्टीट्यूड की, जनरल एप्टीट्यूड जो पार्ट ए होता है, उसकी आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी?
सर उसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, बस ये था कि पेपर में गए, पार्ट सी कर लिए, पार्ट बी कर लिए, तो इसके बाद तो 10-15 मिनट मिल जाता है आराम से। हाँ, इन 10-15 मिनट में पार्ट ए में आ गए, सवाल पढ़े, लगता है कि हो जाएगा, हो गया। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? सब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कुछ नहीं रहती कुछ नहीं थी। बस वहीं गए, देखा, सवाल देखा, हल किया, खत्म हो गया। और ये ऐसा रहता था कि मैथ चूंकि मेरी अच्छी थी, हाँ, सो 5-6 सवाल सही हो ही जाते थे और 2-3 गलत भी होते थे। सो मेनली ओवरऑल फायदा ही दे के जाता था पार्टी। हाँ, 0.3 मतलब कितने हो गए? 3 सवाल भी गलत हो गए, 1.5 मार्क्स गया। 6 सवाल सही हो गए, 12 मार्क्स आ गए। 10-12 मतलब 8-10 मार्क्स थे। अभी इसमें कितने मार्क्स आए हैं? इसमें जो ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है, इसमें 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल में? तो इसमें तो 152 मार्क्स आए हैं, और अगर पार्ट ए की बात करें तो शायद 10-11 नंबर होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत सारे सवाल हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, कुछ और सवाल हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले छात्रा सर आपके साथ कनेक्ट करेंगे और छात्रा सर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। हेलो डियर एवरीवन, आज की जो मुलाकात है एक बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसे मुझे ऑल इंडिया रैंक के बहुतों के साथ बात करने का, उनके साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। IIT JEM, CSIR, नेट, गेट की सभी लगभग एग्ज़ाम के ऑल इंडिया रैंकर से मैं बात किया हूँ, लेकिन आज की जो मुलाकात है मेरे लिए एक बहुत ही खास है। अब बोलो ऐसा क्यों? तो खास इसलिए है कि जो ऋतिक वर्मा का जो बैकग्राउंड है वो मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि अभी तक हम लोग दिल्ली में जब पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, तो बहुत ही अच्छे घर के बच्चे, अच्छे कॉलेज के बच्चे ही आते थे, उनका रैंक दिए, उन्होंने प्रोड्यूस किया है। लेकिन ऋतिक वर्मा एक ऐसे स्टूडेंट है जो रीजनल यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होते हुए AIR1 CSIR JRF में 2026 में लेकर आए हुए हैं, जिससे मेरी मुलाकात करने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले ऋतिक वर्मा को मैं एक हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप लोग से मैं चाहता हूं इनसे मुलाकात करने। तो सबसे पहले मैं ऋतिक वर्मा जी को इस मतलब आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए मैं बधाई देता हूं, और दिल से आपको साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं। मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं मैं जी। क्योंकि क्या होता है, आम बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होता है कि केवल मुझे पढ़ाई करना चाहिए या मुझे कुछ इंजॉय भी करना चाहिए। तो आप सबसे पहले बताओ कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपको लव कब हुआ? सर लव वाली बात तो कोई वैसी नहीं थी, बस ये था कि पढ़ना है, चूंकि चाचा भी मेरे GSI में है, तो वहां से ये लगा कि जब चाचा इतनी अच्छी जगह गए और केमिस्ट्री वाला फील्ड था घर में, तो इसीलिए केमिस्ट्री के साथ जाना शुरू किया मैंने। हाँ, मतलब एक नहीं, एक फेज होता है, जैसे कि हम 12th करते हैं तो कभी कभी केमिस्ट्री बहुतों को नहीं आती है जी। तो केमिस्ट्री में कब आपका रुझान बना? जैसे हर आदमी के होता है कि नहीं यार, अब मुझे केमिस्ट्री आने लगा, अब मैं इसको बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ, तो मुझे और सब्जेक्ट से हट के मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। जैसे मेरे साथ कभी कभी होता था कि मैं जब मुझे जिस चैप्टर में मजा आता था उसको मैं पढ़ते जाता था, और कभी कभी खाने पीने का टाइम भी भूल जाता था। तो वो वाली लव मैं पूछ रहा हूँ कि केमिस्ट्री से कब आपका मतलब झुकाव जो है बढ़ गया? तो सर इस तरह से जैसा आपने बताया, तो इस तरह वाला तो अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, ओके। चलो, ग्रेट। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि BSc में करते हो, चलो ये इस लव का तो मन नहीं हुआ है, लेकिन क्या कभी ऐसे तुम जैसे एक लव दूसरे टाइप भी हमारे पर्सनल लाइफ में होता है? नहीं सर, वैसा कुछ गर्लफ्रेंड नहीं था। बनाया होना है कि नहीं बनाया? नहीं सर। या केवल पढ़ाई में ही टाइम बिता दिया? सर पढ़ाई बच्चे जानना चाहते हैं, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन है, बच्चों तरफ से पूछ रहा हूँ कि यार केवल मुझे पढ़ना ही चाहिए, पढ़ने से रैंक आ गया, हमारी गर्लफ्रेंड अगर होगी तो क्या मैं रैंक ला पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। आपने MSc जो है रीजनल कॉलेज से किया है जी। और इसके बाद में आपने इंडिया के जितने भी IIT से जो बच्चे, जो आपका TIFR से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ये जितने भी MSc कर रहे हैं, उन सब लोगों को आपने बभी पछाड़ दिया है। और ये क्या है कि जो गांव में, जो मतलब रीजनल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए रियल में एक मोटिवेशन होगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि यार एक बच्चा कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये रियल में आप एक माइलस्टोन साबित होगा उन बच्चों के लिए। और मेरा तो मकसद ही केवल है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो मेरा इंटरव्यू, आपके साथ जो इंटरेक्शन है, वो मैं बच्चों में, कॉलेज के बच्चों को दूं, और वो सुने, और आपके इस सफलता से वो बच्चे सारे अपने को मोटिवेट करें और आपकी जो पद चिन्ह है उस पर चले और सफलता गेन करे। मेरा तो मकसद आपसे मिलने से यही है। आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन है, लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स
या लाइव कोर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या सुनना पसंद करते हैं बच्चे? सर जैसे मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं तो रिकॉर्डेड कोर्स के साथ ही जाता था। हाँ क्योंकि रिकॉर्डेड है, हम कभी भी देखे नहीं देखे, 2x पे कभी कभी देख लिए, हाँ तो कभी ऐसे देखा, कभी मन किया तो कुछ नहीं तो क्लास स्लाइड ही देख रहे हैं। हाँ। मतलब इस तरह से जाते थे, लाइव में मेरा नहीं रहता था। अच्छा ओके ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव कोर्स तो लेते हैं लेकिन उसको फिर रिकॉर्डेड फॉर्म देखते हैं। सर यही मैंने भी किया था। हाँ, तो ये अक्सर बच्चों का होता है। और कभी कभी लगता है जैसे आपको क्वेश्चन, जैसे लाइव कोर्स चल रहा है तो जैसे आपकी तैयारी हो चुकी है और जब टीचर पढ़ा रहा है तब आपको वहाँ पर बैठ कर नहीं ऐसे फील होता है कि ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं मुझे भी आता है, तो उससे मोटिवेशन भी मिलता हो, या बीच में कुछ क्वेश्चन पूछने का मन करता हो कि कुछ क्वेरी बने वो पूछ ले लाइव क्लास इंटरेक्शन में। जैसे केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट जो है ना, उसमें बहुत सारे बच्चों को क्या है कि ऐसे के र्यूमर फैला दिया कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत होता है। और ये कोटा फैक्ट्री जैसे जो हमारा वेब सीरीज है वो बच्चों के दिमाग में, 12वीं क्लास के बच्चों के दिमाग भर दिया कि भाई केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन ही है, हर क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगा क्या कि नहीं यार सब कुछ एक्सेप्शन ही केमिस्ट्री में? नहीं सर, एक्सेप्शन वाली ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक आध ट्रेंड को देख लिया जाए तो बस वो है, बाकी हर चीज का लॉजिक है। लॉजिक है मतलब ये सब तो नहीं कि जो र्यूमर जो फैलाया जा रहा है बच्चों के, नहीं कि भाई केमिस्ट्री में हर चीज एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन नहीं सर, हर चीज एक्सेप्शन नहीं है, कुछ एक दो जगह तो आ जाती है। हाँ, वो एक दो जगह माइनर, मतलब आप 99.9% चीज में एक्सेप्शन नहीं, मैं भी इसे मानता हूँ कि केमिस्ट्री जो लोग बोलते हैं एक्सेप्शन है, तो मुझे केवल मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जिसको लैक ऑफ नॉलेज है, जो कुछ नहीं कर सकता है, वही बोलते हैं एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री से बड़ा सिस्टमेटिक टॉपिक तो मुझे कुछ लगा ही नहीं। जी सर। ऐसा अभी से आपको भी ऐसा लगता है? यस। चलो एक क्वेश्चन ये था आपके पास, क्योंकि बच्चे आम बच्चे से पूछते हैं कि उनको लगता है केमिस्ट्री में सब कुछ लर्न करना पड़ता है, राइट? तो नेक्स्ट हमारे पास है कि बुक और जो हमारा क्लास होता है जी, तो जैसे एक टीचर जो होता है बहुत सारे बुक पढ़ के वो क्लास नोट्स देता है आपको, तो क्या क्लास नोट्स पे हम पूरा फोकस कर सकते हैं या हम उठा के सारे बुक पढ़े उस समय में? नहीं सर, क्लास नोट के साथ जाना चाहिए। क्यों? मुझे भी ऐसा लगता है क्लास नोट्स में तो जो टीचर पढ़ाता है वो खुद ही 10-12 बुक पढ़ के पहले से अपनी टाइम सेव करके और आपको कंसाइज जो है नॉलेज दे रहा है जी, तो उसमें 10-15-20 बुकें पढ़ने में जो टाइम वेस्ट होगा उस टाइम को हम नोट्स पे अगर लगाए फोकस करें तो उसी से रैंक आराम से आ सकता है। जी सर, है ना? यस। चलिए, तो ये भी मैं बच्चों की तरफ से क्वेश्चन को क्लियर करना चाहता हूँ आपके पास। अभी मैं आपका लाइफ में गोल क्या है? अब तो आपने AIR 1 अचीव कर लिया है, नेक्स्ट आप क्या अचीव करना चाहते हो? बच्चे जाना चाहते हैं भाई AIR 1 तो आ गया जी, अब तुम्हारा टारगेट क्या है? जैसे बताया थे आपके गर्लफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड बनाना, शादी करना या जॉब लेना, सबसे हाई प्रायोरिटी पर क्या है? सर सबसे हाई प्रायोरिटी पे तो जॉब है, फिर जॉब के बाद अपनी मनपसंद जॉब के साथ जाना चाहेंगे। जॉब के साथ? केवल जॉब ही जॉब कि मतलब इधर कुछ झुकाव का नहीं है क्या? अच्छा, ऐसे नहीं। मेनली ये है कि घूमने का भी शौक है। देखो अभी तुम जो बता रहे हो कि यहाँ तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये तो लाइव मतलब ये जाएगा तुम्हारा रिकॉर्डेड, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर लड़ जाएगी, बता रहा हूँ, इसलिए झूठ मत लड़े बोलो। सर हैं? आप 2 बार कहिए लड़े, जब है नहीं तो लड़ेगा कौन? ओके चलो, तो अच्छी बात है, फिर तो कोई बात नहीं। मतलब देखो एक बहुत बड़ी मैसेज क्या है कि ऋतिक वर्मा जी ने क्या किया है, इन्होंने ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि जब इन्होंने मास्टर किया है तो इन्होंने डिवीजन को हटाकर इन्होंने फोकस जरूर किया स्टडी पर। ऐसे ही AIR 1 चलते फिरते लोगों को नहीं आ जाता है, उसके लिए बहुत ही लाइफ में सेक्रीफाइस करना होता है और इससे झलक रहा है। मैंने बहुत इनको प्रोवोक भी किया कि भाई देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर नाराज जाएगी, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इन सब चीज़ों से दूर रहें और रियल में ये किसी एक टारगेट को पाने के लिए डाइवर्जन जो है ना वो आपको कम करना पड़ता है। आज ऐसे भी डाइवर्जन सबसे अधिक क्या है कि मोबाइल फ़ोन पे आपके पास बच्चे स्क्रॉल कर रहे हैं, जो उनका आपके पास से स्क्रीन टाइम है वो बहुत अधिक हो रहा है, तो ऐसे ही फोकस पढ़ाई में कम हो रहा है। तो इन सभी को तो ठीक है, इन सबको फिर भी मैनेज कर लोगे, लेकिन जो वाली जो मैंने बोला गर्लफ्रेंड वाली अगर आपके पास कहानी है तो उस डाइवर्जन होता ही है, उसमें AIR 1 लाना मुश्किल पड़ता है, मुझे ऐसे लगता है। तो ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, मेरे साथ बैठे हैं जस्ट इन्होंने ऐसे नहीं कि पहली बार में AIR 1 ला दिया है, इन्होंने पहले भी अथक प्रयास किया है और पहले भी इन्होंने मुलाकात हम लोग से हो चुकी है और अभी इनकी जो जिद थी कि हाँ मुझे AIR 1 लाना ही है, रियल में इस बंदे में है दम, तभी हम लोग यहाँ बैठे इनके साथ में और सब हम लोग सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि एक बार 2 बार दे फतक करके मुझे रैंक लाना ही था, तो मुझे रैंक लाने के इसके जब से मुंह से सुनोगे तो AIR 1 की बात करेगा, ये नहीं बोलता कि मुझे मतलब सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन पहले भी ले चुका था। तो इसने तो काम कोर्स को बखूबी दिया है। और जहाँ से मेरी बात हुई अविनाश सर से तो उन्होंने बोला कि आपके जो कोर्स को लगभग 400 से 500 घंटे आपने लेक्चर देखा है, तो कि बच्चे बोर नहीं हो जाते? मतलब कितने घंटे देखते हैं लेक्चर? सर लेक्चर तो बस वही 2 घंटे देख लिए बहुत रहता था, तो जिस समय
उस समय तो एमएससी चल रही थी, तो बस हाँ। इतना ही टाइम मिलता था। कि एमएससी के साथ में और इस नेट की इन सारे, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग देखते थे बच्चे, 2 लेक्चर देख लिया, 3 लेक्चर, ऐसे नहीं थे आंखों में, तो मतलब बोर नहीं हो जाते बच्चे? सर बोर नहीं, मेरा तो बस यही था कि दिन में 2 ही घंटे पढ़ना है हमको। हाँ हाँ। तो इसलिए है, बस ये था कि जो पढ़ा सॉलिड पढ़ा। हाँ। अब जैसे इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे हम पढ़ रहे हैं 2 घंटे, कॉन्सेप्ट हम जिस समय हम पढ़ रहे हैं उसी समय क्लियर हो जाने चाहिए। हाँ। इसी तरह करते हुए, जैसे मेरा पहली बार नेट निकला था दिसंबर 23 में, तो उस समय ये था 28 दिसंबर को एग्जाम था और 17 दिसंबर तक हम लोग के सेमेस्टर के एग्जाम चले थे। तो मेनली सेमेस्टर एग्जाम में तो हम लोग बस वही आखिरी के 1 महीने पढ़ते थे, तो सेमेस्टर एग्जाम पढ़ना था। उसके बाद मेरे पास था सिर्फ 9 दिन का टाइम, उस 9 दिन में पढ़ना था। तो उस 9 दिन में सिर्फ मेरी ये हेल्प हुई थी कि मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे थे, मुझे सिर्फ पन्ने पलटने थे अपने नोट्स के। चलो एक और भी क्वेश्चन, जैसे जो बच्चा नेट गेट की कोचिंग, जैसे मैं जहाँ फील करता हूँ कि अगर बच्चे ने अगर 6 मंथ नेट गेट की कोचिंग कर लिया तो उसको एमएससी करना बिल्कुल ही बहुत ही आसान पड़ जाता है, ऐसे है क्या? क्योंकि जो सारा सिलेबस पढ़ लिया और सेमेस्टर में क्या है कि उसको थोड़ा सा उसको देखना होता है, पेपर देना होता है, ऐसे नहीं है सर, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं हम लोग के एमएससी में। वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, लेकिन नॉलेज तो होगी आपको, नॉलेज हो तो जाती है। उसको मतलब उस एक मिनिमम टाइम में रिवाइज कर लेना और सर, फिर वो उसको पेपर देना उससे आसान काफी पड़ता है। हेल्प मिलती है प्रिपरेशन से। तो मतलब अगर कोच बच्चा को अगर एमएससी जैसे जा रहा है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही जी। अगर वो कोचिंग ले ले और उसमें फिर वो सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर निकालना उसके लिए आसान हो जाएगा, साथ ही उसको नेट की तैयारी करने में टाइम मिल जाएगा आगे जाकर उसको। जी सर। अर्ली स्टेज में उसको मतलब कोर्स लेना चाहिए। यस सर, बिल्कुल। ठीक है। जी। तो और आप अभी वहाँ बात छूट गई थी कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल में से जैसे अभी आपका आपको जैसे CSR JRF क्वालिफाई कर लिया, अपना रैंक आ गया आपका, तो अब आपको नेक्स्ट जॉब में जाना है, रिसर्च में जाना है, या कुछ कंट्री के लिए डिवोट करना है, मतलब कैसे क्या करना है? सर मेनली तो सबसे पहले ये है कि जॉब में जाना है, फिर आगे साइड। हाँ, जैसे फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बहुत रिक्वायरमेंट भी होती है कि जी। पहले सबसे पहले जॉब पकड़ो, उसके बाद जॉब करते हुए साथ में बहुत कुछ करना होता है, ऐसे सोच रहे हो आप? जी सर, बिल्कुल। गुड। तो सबसे पहले मेरी आपको अगेन आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। और ऋतिक, हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं आपके साथ बैठकर, और जो मैं अभी आपके साथ में जो मैंने शेयर किया, क्वेश्चन शेयर किया, ये तमाम बच्चों का है। और मैं चाहता हूँ कि आप 2, 4, 5 लाइन बच्चों के लिए हमारे मैसेज दीजिए, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, जो रीजनल यूनिवर्सिटी में बच्चे, इंडिया के कोने कोने में, गाँव गाँव में जो बच्चा बैठा हुआ है, उनके लिए आपका शब्द जो होगा ना वो बहुत ही मैटर करेगा। क्योंकि मैं उनको नहीं रेफरेंस दे रहा हूँ कि दिल्ली में, बॉम्बे में IIT में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आप जहाँ से बिलोंग करते हो उन बच्चों को मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ उनके वहाँ तक पहुँचे। उनके लिए आप 2-4 मिनट का मैसेज दीजिए। बस ये है कि जो भी लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ये है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें कि आप भी कर सकते हैं। तो मेरा बस यही था कि हम कर सकते हैं, कैसे करना है ये आगे देखेंगे। जब इस समय हम क्लास 11, 12 या BSc में थी, उस समय तो पता नहीं था, लेकिन जब BSc खत्म होने के बाद ये आया कि बस ये था कि हम कर सकते हैं, अब हम करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम जब गए थे तो उस समय तो बस ये था, देखा था मैंने कि काफी सीनियर लोग थे, कुछ IIT से भी आए थे, IIT कानपुर है हमारे घर के पास, तो वहां से भी लोग आए थे। लेकिन उस पे हम लोग को टेंशन नहीं लेनी है, हमें अपने ऊपर टारगेट करना है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। आज नहीं होगा तो अगले एग्जाम में होगा, लेकिन करना है। इसमें जैसे बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, उनमें लास्ट जो एग्जाम होता है, CSR नेट का एग्जाम आ जाता है, तो एन वक्त पे जो प्रेशर आता है, जैसे कि जून में एग्जाम है, 18 जून को समझो एग्जाम है जी, तो 18 मई को जो प्रेशर आता है वो अलग होता है। और वो जो लास्ट 30 डेज कोई अगर हैंडल करता है अच्छे से, अगर कोई हैंडल कर लेता है, तो उसका रिजल्ट पे बिल्कुल 100% इम्पैक्ट होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि लास्ट 30 डेज में प्रेशर, रिविजन, बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि लास्ट 30 डेज में CSR नेट का पेपर जब है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सर लास्ट 30 डेज में मेरा ये सीन रहता था, क्योंकि साल भर तो हम तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय जितना टेंशन होना चाहिए आखिरी के 1 महीने को छोड़ के उससे पहले वाले दिनों में होना चाहिए कि हम अच्छे से सिलेबस पढ़ ले, रिवीजन कर लें। आखिरी के 30 दिन में बस ये होना चाहिए कि बस रिवीजन करना है हमको, और एग्जाम के 2 दिन पहले हमें सब खत्म कर देना है। आखिरी के 2 दिन में हम तो ये करते थे, मोबाइल में टाइम पास करते थे, अगर टीवी पे मैच आ रहे हैं तो मैच देखने लगते थे, क्रिकेट। जी सर, बिल्कुल।
तो बस ये था कि आखिरी के 1-2 दिन में कोई टेंशन नहीं लेनी है, पेपर है तो है ठीक है। नहीं बट प्रेशर तो आता है ना, जैसे क्या होता है कि सिलेबस है हमारे अप्रोक्स 35 टॉपिक्स है जी। अब 35 टॉपिक्स में से मेरे ना 25 टॉपिक बहुत अच्छे से हो रखे। अब मेरे पे प्रेशर आ रहा है कि लास्ट 10 टॉपिक्स भी करने हैं या 5 टॉपिक और करने हैं, वो भी करना है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ऐसे केस में कैसे उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? सर उस केस में तो टेंशन लेनी नहीं सबसे पहले, क्योंकि अपने 25 चैप्टर अगर कर लिए हैं तो उनके रिवीजन के साथ जाइए। हाँ। जैसे मेरा ये था कि जब पहली बार JRF हुआ था तो जितना मैक्सिमम मैं 14 या 15 चैप्टर ही किए थे मैंने। हाँ। अब बस उसके दम पे मैंने JRF निकाला था, कोई टेंशन नहीं कि मेरा आधा सिलेबस छोटा है, छोटे रहने दो। अभी हमने जितना किया वो बेस्ट होना चाहिए बस। यही सेम स्ट्रेटेजी गेट में अप्लाई नहीं होगी, बट जैसे 15 चैप्टर कर लिए सर गेट का क्योंकि गेट का तो पैटर्न अलग है और वो सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसमें मेरा जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि जैसे इनके जो बातों से मुझे कंक्लूजन मुझे ये पता चला है कि जैसे पहले लाइन से ये कहते आ रहा है कि जो करो बेस्ट करो, जो आपका यही थियरी मुझे लग रहा है कि जो करो बेस्ट करो, और जो स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं उन पे अच्छा खासा फोकस करो। यस सर। तो यही चीजें मुझे लगता है कि आपको भी फॉलो करनी चाहिए। और लास्ट 30 डेज में प्रेशर लेना नहीं, टेंशन लेना नहीं, जो प्रेशर लेना है वो पहले लेना है, ठीक है। इसमें कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे हम, रैपिड इन द सेंस कि शॉर्ट में आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स या कोचिंग नोट्स? कोचिंग नोट्स। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले से ही कई रेफरेंस बुक के क्वेश्चन या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे कि एग्जांपल में मेरे लेक्चर से आप या किसी और टीचर के लेक्चर से कायरल एकेडमी सर जैसे आपका सबसे बढ़िया मुझे स्टीरियो सेलेक्टिविटी सबसे बेस्ट चैप्टर वो लगा, तो उसमें खुद उसमें से क्वेश्चन भी बहुत सारे आए। ये सर काफी क्वेश्चन आए थे। जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी चैप्टर है लो हम पढ़ाते लास्ट में, पढ़ाते सबसे लास्ट में, तो उसमें स्टीरियो के सारे रिएक्शंस आपके कवर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज योर बेस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स? मतलब सबसे फेवरेट टॉपिक जो थे कि जिसके CSR नेट अगर पूछता है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट, सर 20 टॉपिक बता दो, 15 टॉपिक बता दो जिससे मैं ज़्यादा स्कोर पाऊँ, तो आपके ऐसे कौन से 15 टॉपिक्स थे कि जो आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग थे? देखिए अब इस समय जैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है, कभी कभी F ब्लॉक से 18 नंबर पूछ ले रहा है, तो वैसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली जो चैप्टर आते हैं जैसे कोऑर्डिनेशन, OMC, क्वांटम, रीएजेंट, नेम रिएक्शन, इस तरह से जो चैप्टर मेन आते हैं, 6 और चैप्टर याद करें। बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, सर वो तो बेसिक हो जाते हैं। कभी कभी बॉन्डिंग से कैसे करता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा पूछ लेता है। बॉन्डिंग से कभी आता ही नहीं है, कभी आता है, कभी आता है, कभी मेनली 15 चैप्टर में तो फिर 2-4 नंबर वाले चैप्टर। यस सर, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो इस तरह से चीजें होती हैं। अब जैसे F ब्लॉक भी आया था, कभी 18 नंबर का आ गया और कभी 4 नंबर का आता है, कभी 2 नंबर आता है। कभी कभी अब बीच में पूछा था अभी दिसंबर में जो आया था उसमें 18 नंबर का F ब्लॉक आया था, इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं आई थी, और अचानक से इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे गजब के क्वेश्चन पूछने लग गए, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता वैसा। जैसे जो रिपीटर स्टूडेंट्स होते हैं जी, उनके लिए कुछ एक बेस्ट अप्रोच बता दो। जैसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना 80 से 100 के बीच में अटक जाते हैं, तो उनको अगर 100 क्रॉस करना होगा तो क्या स्ट्रेटेजी, मतलब आपकी साइड से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो मेनली अगर आपके सिलेबस कम है तो सिलेबस में 2-4 चैप्टर बढ़ाइए, और अगर आपका सिलेबस एनफ है तो उनको रिवीजन करिए अच्छे से। कोई फॉर्मूले हैं तो उसको अच्छे से समझिए, उन्हीं को रिवीजन करते रहिए, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर कर लीजिए, मेन ये है। ओके, ग्रेट। तो बस यही करना चाहिए उनको। क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप नेट के लिए करते थे तो नेट प्लस गेट करते थे या सिर्फ नेट करते थे? जितने सवाल मिल जाए सब, जितने मिल जाए सर, जितने हमारे एग्जाम के आसपास के हैं, हाँ, तो उन सबको करना चाहिए। ओके, ग्रेट। जैसे एग्जाम में जाने के बाद है ना, लिमिटेड टाइम होता है, नॉलेज बहुत कुछ पढ़ा होता है, बट एग्जाम में जाने के बाद कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, एग्जाम प्रेशर जिसको बोलते हैं, एग्जाम एंजाइटी हम जिसे बोलते हैं। जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 अगर आपका है तो आपको तो ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया और कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चों को अटेम्प्ट करते समय, क्या माइंडसेट होना चाहिए? जिसके मेरा माइंडसेट ये था कि उस समय एग्जाम के सेंटर पे अगर हम जा रहे हैं तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो आप खुद ट्रेवल करके जाए, मतलब खुद ड्राइव करें, तो उससे हमारा दिमाग एग्जाम पे ना जाके ड्राइविंग पे रहेगा। ओके, तो इस तरह से एग्जाम के बारे में सोचना ही नहीं है मेनली, कि हम एग्जाम देने आए, जब तक स्क्रीन पे हमारे सवाल ना चालू हो
उससे पहले ये माइंड में नहीं लाना है कि हम एग्जाम देने आए हैं, बस बैठे हैं, जैसे स्क्रीन चालू हुई, हमारा टाइमर चालू हुआ, फिर चालू हो जाइए आप अपना। ओके। और बहुत बार एग्जाम में ऐसे थॉट्स आते हैं आपको कि मुझे जीआरएफ करना है, पीएचडी करना है, या कुछ भी ऐसे 5 स्टेप फ्यूचर के बारे में कुछ? सर 3 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाए वो बहुत है। इस तरह का अगर आपके पास आ रहे हैं तो मतलब आपकी तरफ से कुछ ये है कि सिलेबस की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपको अपने ऊपर, डिस्ट्रैक्टेड हो मतलब आप। यस सर, तो वहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना फोकस है। रहना है क्वेश्चन पे, ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट पे फोकस करना है। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। अब बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे भी, बहुत सारे सेशंस आपके लिए लाएंगे ऋतिक के साथ। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे, अगर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, बट अगर फिर भी आपके मन में कोई अगर सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तो हम उसके रिगार्डिंग और सेशंस ऑनलाइन जूम के थ्रू अलग अलग माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे। और जो ऋतिक है बहुत ही मतलब जेन्युइन अंदर से, ऑलवेज जो भी चीज़ आप पूछोगे उसके रिगार्डिंग आपको ऑलवेज जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ऐसे नहीं कि ये कर लिया तो वो कर लिया, ऐसे नहीं है। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगा, कुछ भी अगर आपको नीड होती है तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी आपकी क्वेरी होंगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट सेशन जब हम कवर करेंगे तो उसमें हम आपको ये चीज़ें बिल्कुल कवर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऋतिक, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। So, thank you, और हिस्ट्री हो गई, मतलब बन गई। जैसे मैंने सोचा था जब कायरल एकेडमी स्टार्ट किया था तो मेरे ऐसे दिमाग में था कि जल्द ही हम ये करेंगे, मतलब मेरा ऐसा प्लान था कि फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर हम टॉप रैंक्स लाएंगे। लास्ट टाइम हमने ऑल इंडिया रैंक 8 दी, IITJ में ऑल इंडिया रैंक 3 दी, और जो सपना था इसमें कोई दोहराया नहीं कि आपकी वजह से वो सपना मेरा बहुत जल्दी पूरा हुआ। जब पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा अपने स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं और जिन्होंने 100% प्रिपरेशन हमारे थ्रू की हुई है, ना कोई रेफरेंस बुक्स, ना कोई किसी अदर प्लेटफॉर्म, तो मेरे मतलब ऐसा अंदर से खुशी थी कि हमें रो रहा था, मतलब उस टाइम रात को 10:30 बजे 11 बजे की हमारी बात थी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट फीलिंग ऑल्सो। और एक टीचर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है ये मेरे लिए, तो मतलब मेरे जीवन में बहुत ही बड़ी चीज़ है ये, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच।